सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ स्टूडियो में हमारी को एंकर अलीना इलियास और आज हमारे मेहमान हैं, ख़ुसूसी मेहमान जनाब काजी सईद साहब। आप इन्हें JNN की स्क्रीन पर देखते हैं। हमारा इनका बड़ा पुराना साथ है और आज ये इस्लामाबाद में है। इनकी आमद की वजह तो हमारे दोस्त हैं, इनके भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे, रिटायर्ड हुए काजी अमीन, उनकी सर्जरी हुई है, माशाल्लाह कामयाब सर्जरी हुई है। हार्ट का उन्हें बड़ा सीरियस इशू था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। तो ये उनकी सेहत की वजह से यहाँ इस्लामाबाद में थे। तो आज कुछ तबीयत भी बेहतर थी काजी अमीन साहब की, तो काजी सईद साहब भी अवेलेबल थे। तो हमने सोचा कि आज जो पाकिस्तान की सियासत है उसके कई इस वक्त पहलू हैं, तो इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। बहुत इन्होंने देखा है पाकिस्तानी सियासत को, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं और यहाँ पर जिस तरह लोग एक्सपोज होते हैं, सियासतदान, ये सब बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते हैं। तो आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, हमें नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनके बीच में इस वक्त जो दूरियां हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि आज कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये अब हफ्तों की नहीं, ये दिनों की बात लगती है कि जो राहें हैं वो जुदा हो जाएं। सईद काजी जी सर, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके जो लोग जो इसको बयान करते हैं वो कहते हैं कि तारिक मलिक साहब जो नादरा के चेयरमैन थे वो मोहतरमा के बड़े करीब थे, लेकिन चौधरी निसार अली साहब ने उनको निकलवा दिया था माजी में, और अब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा लिया। और मसला वही है, वोटर्स लिस्टों का मसला। कुछ जो इलेक्शन में वोट्स की बड़ी अहमियत होती है, हल्का बंदी में नादरा का बड़ा एक रोल है वोट्स का, तो वो उस मामले पे तारिक मलिक साहब ने इनकार कर दिया और जरदारी साहब ने भी ये महसूस किया कि ये एक तरह से जो हमला है ये उनकी पार्टी पर हमला है। असल में तारिक मलिक साहब को हम ज़ाती तौर पे भी जानते हैं। उनके वालिद मोहतरम फ़तेह मोहम्मद मलिक माशाल्लाह एक बड़े दानिशवर, मनु भाई के बड़े करीबी साथियों में से थे और तारिक मलिक एक बड़ा अपराइट आदमी है। उनका इस्तीफ़े की जो मैं एक मेरे कापी आई है, मैं दुआ करता हूँ कि वसली हो, उसमें उन्होंने जो मलफूफ अंदाज में बात की है कि मैंने इस पोलराइजेशन से अबव हो के इस इदारे में और इलेक्शन कमीशन को बिठा कर बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चार्ज माहौल में मैं शायद काम ना कर सकूँ। एक तो बात ये है। अब जो दूसरी बात है वो भी बड़ी अहम है। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो बज़ाहिर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें सिर्फ एक बात नहीं है मलिक साहब की। एक तो PCB के चेयरमैन के हवाले से ज़का अशरफ साहब और वो भी मामला है, और दूसरे साहब का भी मामला है, और आप बड़ी कौमी नवीयत का मामला है। देखे ना, अगर वो बन गए तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए एक और मामला भी है। एक मामला ये है कि जो बाग का इलेक्शन हुआ है उस पर भी शदीद तफूज़ात का इज़हार किया गया है। और मेरी खबर ये है, और अभी मुझे भट्टी साहब लंदन से बता रहे थे कि बाकायदा किसी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने वहाँ पे जो अहम शख्सियत हैं उनको ये कहा है कि जनाब ये यहाँ पे जो बाग का इलेक्शन है इसको जो है वो सही तरीके से नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने। तो ये 2-3 हमें इशारे मिल रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए जब अगर मैं ये बात कहूँ कि कॉमन फो नहीं रहता, तो जो आपके दरमियान जो एक ट्रेड देखें ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जन्म का एक तजाद है। और मैंने एक फ़िक्रा कहा था एक ज़माने में कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून के करीब जाना इज़ अ किस ऑफ डेथ पोलिटिकली स्पीकिंग। तो आपने देखा ये वो हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का किस ऑफ डेथ कहाँ से हुई? ये तो किस ऑफ लाइफ है। नहीं माल ही माल है हर तरफ। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली भी देखना जो गेन द मोमेंटम आपस में नहीं 70 में जमानतें जब्त करा दी थी पीपल्स पार्टी ने लाहौर में से। शेख रशीद साहब ने साइकिल पे अपनी मूवमेंट चलाई, अपनी कैंपेन चलाई थी। इस तरह हुआ ना, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और जो लेफ्ट की पार्टियाँ थी सो कॉल्ड, वो मिलके उनके खिलाफ खड़ी थी। शेख रशीद बाबाए सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, बाबाए यानी कैपिटलिज्म की बात नहीं कर।
खैर वो भी हमारे दोस्त हैं। हम शेख साहब आजकल बड़े मुजाहिद हैं सर, ऐसा ना? मुजाहिद हैं। तो असल में समी इब्राहिम साहब जो इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि ये जो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, एक सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, इसका मुझे कोलैप्स नज़र आ रहा है। अगर आप देखें ना तो ये मुझे यूँ लगता है कि ये जो सब हो रहा है और उसमें किसी और को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखे ना, मैं ये कहूँ कि जनाब वो रोज़ाना समी मैं बैठ के रो रहा हूँ एक जगह और मैं कहें क्यों रो रहे हो भाई, वो जी वो समी साहब आते हैं तो वो रोज़ मुझे गुस्सा मारते हैं, तो वो कहते हैं यार तो मना कर दो उनको, कहते नहीं जी वो मुरब्बत भी तो कोई चीज़ होती। अब बात ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो हमारी जो एक एलीट है जो कभी इधर उंगली इशारा करती है, कभी इधर इशारा करती है, उसने कर दिया, इसने क्या, ओ भाई आपको तीसरा दौर अनइंटरप्टेड मिला है, तो आपने इन 15 सालों में कितनी इन रोड्स वहाँ में बनाई? क्या आपने जो पैसे थे इस 3 सालों में वो क्या बाकी ज़मीन पे लगे? और किसने कहा था कि ठेकों में से पैसे पकड़ो? समी इब्राहिम साहब, अगर ठेकों में पैसे नहीं पकड़ेंगे तो ठेके देने का क्या फायदा? की बात कर रहे हैं, इसको भी तो कोई डंडे के जोर पे इकट्ठा रखता ही होगा। मैं ये कहता हूं कि हम इकट्ठे होते हैं, वो एक 2-4 पंचिंग बैग है, मैं उनकी इशारा नहीं करता, और मैं ये कहता हूं कि उनमें भी प्रॉब्लम रहे हैं और है। और तुसी अपना दसो कौन आके आपको ये कहता है कि अब आप कुरान पाक पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं इस मुल्क के लायल रहूंगा वो और ये इसके तमाम असासों का अमानतदार रहूंगा? तो हम अमानतदार रहते हैं। तो ये समी इब्राहिम साहब जो सियासत का निज़ाम हुआ है ना यहाँ पे, उसकी वजह क्या है कि जो सियासत को आपने एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया था। तो दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। मैं एवं कहते रहा तू मैं तुसी मैंने आके कुटते हो, वो मेरी कमजोरी है तो कुटते हो ना। लेकिन सईद काजी, जो सियासत में जिनकी पैदाइश इसीलिए हुई कि ये मनी मेकिंग मशीन थी और वो आए इसी मकसद से कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, उनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ बात करेंगे? वो तो जिस मकसद के लिए आए हैं उसी के पीछे जाएंगे। तो फिर वो अवाम से ये ना कहा करें कि जमहूरियत बड़े खतरे में है, आए निकल आए मुल्क में, बाहर आके जुलूस निकालें और ये और वो करें। वाह भाई, अगर किसी गोल बोटी पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई है खुराक और दस्तरखान पर बैठे हुए, तो समी इब्राहिम साहब, वाई टू ब्लेम द पीपल? वी शुड ब्लेम द पीपल जो कि आप लीडरशिप में हैं, आप रोल मॉडल हैं। तो आप रोल मॉडल हैं कि समान प्रॉपर्टियाँ आप बाहर बनाते हैं, पाकिस्तान के बैंकों पे आपको ये एतबार है कि यहाँ पैसे रखना इनको, यानी लेकिन बार बार हुकूमत भी तो नहीं की आती है ना, जीतते हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, अगर आपका मैंडेट होता है। देखें ये जब भी जीत के आते हैं तब अवाम हारते हैं, इनकी जीत में अवाम की हार होती है। पर वोट तो अवाम डालती है। एक बड़ा कितने वोट डालती है? चलिए आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। समी इब्राहिम साहब यहाँ जितनी परसेंटेज असल वोटों की क्लेम करते हैं ना, वो पड़ती है जो पार्टी पावर में आती है उसके कोई 9-10-12% से ज़्यादा वोट नहीं होते। ठीक है, और जब खतरा पैदा हो जाता है ना कि ज़्यादा वोट पै जाएंगे तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। जी मेरा देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में अच्छा अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, जितनी बड़ी में वहाँ तो $2-2.5 ट्रिलियन की मैशियत है, तो करप्शन इससे बड़ी होगी, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है, दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है, वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी,
हर जगह जुल्म कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुसलमानों पे हमले कर रहा है, RSS ने वहाँ बेड़ा गर्क किया हुआ है, उधर कश्मीर में बर्बादी कर रहा है। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके के लिए फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा, मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी है, 135 बिलियन, यानी वो जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूँ, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का, ये नहीं करना। स्टेट बैंक का बिल आप पास करते, लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल ही तो बनाते। वो कहते हैं जब ये पास हो रहा था पिछली हुकूमत में, हमने बहुत शोर डाला था कि भाई ठीक है, लेकिन अब स्टेट बैंक का जो, वो कहते हैं IMF की ख्वाहिश थी, बाहर ताकतों की ख्वाहिश थी। IMF 190 मुल्कों के साथ कारोबार करता है, लेकिन मगर ऐसे नहीं करता। रूल्स होने चाहिए, मतलब ही शुड बी अकाउंटेबल टू अस, ही शुड बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनाब आज अब 304-5 पे डॉलर है, जिसकी वजह से इन पिछले 4 सालों में $135 बिलियन का बकौल डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। देखो ना, हम तो मास्टर ऑफ नॉन साफ़ी है ना, हमें तो कोई मतलब ज़्यादा समझ नहीं होती बातों की। आपको बड़ी समझ है, बड़े लोगों की आप ऐसा ना करें, आपको बहुत समझ है। तो नहीं, मुझे कुछ और बातों की समझ है, मैं उसका जिक्र करूँगा बाद प्रोग्राम, मगर इसका बाद प्रोग्राम में आपने जिक्र नहीं करना। ये देखिए, ये मामला जो है कुछ ऐसा है कि मुनासिब नहीं है। अच्छा चले, एक चीज़ इस वक्त, क्योंकि हम इकॉनमी जो है वो बड़ी अहम है, और जो लोग इस वक्त परेशान इकॉनमी की वजह से हैं, ये पिछला पूरा साल ये गवर्नमेंट कहती रही कि चीज़ों की कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमने IMF के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। ये दिवालिया हो रहा था मुल्क, हमने इस मुल्क को बचा लिया। हमने सियासत नहीं बचाई, हमने मुल्क बचाया, क्योंकि हम IMF के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। 1 साल हो गया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, और अचानक ये बयान आने लग गया कि प्लान B आ गया, प्लान C आ गया। IMF अगर हमारे साथ नहीं भी बात करता तो कोई बात नहीं। अब फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं 1 घंटा मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करता रहा, मैंने पता नहीं ये क्या किया, और हमने सारी शरायत वो गौस पाशा जो हैं, शायद जो आयशा गौस जो हैं, वो कह रही हैं कि बस जनाब अब ये मामला हो रहा है। तो काजी साहब, ये क्या कन्फ्यूजन हमारी लीडरशिप में है? लोगों को हम फ्रॉड कर रहे हैं क्या? ये ट्रक की बत्ती के पीछे IMF ने हमें लगा दिया है, क्या वजह क्या है? देखिए, जो टेलीफोन कॉल की थी ना उन्होंने IMF की चीफ को, उसने जो 3 शर्तें रखी थी, उसमें एक शर्त ये थी कि आप डॉलर को बिल्कुल ही ओपन छोड़ दें। यानी अब 304 पे है तो फिर अल्लाह जाने कहाँ जाएगा। मैं डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें IMF के अंदर तो रहना चाहिए, लेकिन अगला प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए। और इसहाक डार साहब ने अगर ये बात कही है तो फिर वो डॉक्टर इकराम उल हक का जो टैक्स कमीशन की है, और टैक्स लगाओ अमीरों को, यहाँ पे 15 से 20 हज़ार अरब रुपए का टैक्स जो है हम ले सकते हैं लोगों से। मतलब आप ये मुझे बताएं ना कि आप इस वक्त आपका यानी 2 मेरे पास फिगर है, 65 से 70% टैक्स इस मुल्क का गरीब आदमी देता है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सिगरेट की डबिया पे, चाय पे, किसी चीज़ पे, ये टेलीफोन पे भी आप 2.25 लाख टैक्स लग, ये जिसे आप विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। अब विद होल्डिंग टैक्स से आप गरीब आदमी को हिट करते हैं, अमीर आदमी तो फ़र्क को नहीं पैदा। समी साहब, तुम तो 35 फ़ोन खरीद सकते हो, बिचो मैंने भी तोहफा दे देना। लेकिन बात यह है कि मेरा भी ये नहीं देखें पाकिस्तानी कौम की क्या सलाहियत है कि अपना जो मुद्दा है ना बीच में बात करते करते यूं अपनी दरखास्त दी और यूं आगे निकल गए। कमाल हो गया यार। वैसे ये बात सही किया उन्होंने। मैंने ये अर्ज़ किया कि भाई अगर आप ये मैंने एक बात की, मेरा कमरुज़्ज़मान कायरा मेरा दोस्त भी है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मेरे वो लाइन पे आए तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। मैं कि बिल्कुल, मैं थोड़ी अर्ज़ करना चाहता हूँ। अर्ज़ ये है कि ये ज़बान का मसला है, थोड़ा ग्रामर का मसला है। मैंने कहा देखें, ये मुश्किल फ़ैसला होता है कि वो मुश्किल फ़ैसला तो ये हो कि आप अपने तबके को टैक्स लगाएं। जब आप के रियासत के चलाने के पैसे मुझसे गरीब आदमी से ले रहे हैं तो आप करें ज़रूर, हम रोक नहीं सकते आपको, मगर कि हमें कुछ आसान फैसले करने पड़े कि हमने इस रियासत को चलाने के तमाम अखराजात जो हैं वो आम आदमी से लेने हैं। तो मुश्किल फ़ैसले करें। इस मुल्क में UNDP की फिगर के मुताबिक एक फिगर है $17 बिलियन में ये शराफी हमें पड़ती है। ये किया किसने? डॉक्टर हफीज़ पाशा के अंडर टीम ने ये फिगर दी। फिर उनके शागिर्दों ने इसमें मज़ीद बात की, उनका जी $23 बिलियन में ये शराफी आपको पड़ती है।
और यार इसमें से 4 बिलियन ही निकाल लो, 6 बिलियन ही निकाल लो, तो अच्छा, आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। अभी आपने कहा कि जो अशराफिया है उसको टैक्स लगाना चाहिए। अगर हम जो कैपिटलिस्ट मॉडल्स हैं अगर हम उनको देखते हैं, अमेरिका को अगर हम सामने रख लें, तो वहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी करती है कि वो कहते हैं बजाय टैक्स लगाने के आप इंसेंटिव दें बड़े बिजनेसमैन को, ताकि वो बिज़नेस करें, उससे मज़ीद बिज़नेस में इजाफा करें, अपने वर्कर्स का जो है ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हें पैकेज दें, ताकि वो जो आपकी जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर कुछ खरीदने की सलाहियत पैदा हो। जमीर साहब थोड़ी लाइट भी बात इससे मिलती जुलती कर लेते हैं। मैंने ये पहले भी बात आपको सुनाई थी। वो बात ये है कि वो जो आपको पता है एक कर्जदार था और एक कर्जखा था, उसने कहा मेरे पैसे वापस कर, तो क्या मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैं अपने घर के बाहर कीकर लगाऊंगा, ये बड़े होंगे, इनमें कांटे निकलेंगे, नीचे से ऊँट गुजरेंगे रुई वाले, वो रुई मैं निकाल के बेचूंगा। जनाब हंसी कहता है रकमा तरन लगी ने तो किंज हासे निकलते। छोड़ें, ये मॉडल 1980 से लेके अब तक पिट चुका है, कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। आप देखें उस अच्छा आप सुने स्कैंडिनेविया की बात करें, आप कनाडा इस वक्त वेलफेयर स्टेट है, इस वक्त डेनमार्क वेलफेयर स्टेट है, इस वक्त आप अगर ये देखें नॉर्वे है, ये वेलफेयर स्टेट है, तो ये नहीं बनी। यहाँ पे देखें हेल्थ फ्री है, यहाँ पे देखें एजुकेशन है, हाउसिंग है, ये दी जा सकती है। और यार और तो छोड़ें, आपको पता है कि निकोलस मदोरो ने उसके मरने के बाद, हालांकि पूरी दुनिया की सैंक्शन उस पर लगी हुई हैं, उसने 3.5 करोड़ आबादी के लिए 4 मिलियन मकान फर्निश्ड बना के लोगों को दिए। और अमेरिका कितना जोर लगा रहा है, इंसर्जेंसी साथ करवा रहा है, वो कौन सा मुल्क के साथ। एक और अच्छा बात सुने, ये आप ज़्यादा ना कहें, वो हमारे मलिक साहब पहुंच जाएंगे उधर जहाँ पे घर बन रहे हैं। मलिक साहब और वो जो हमारे बहुत बड़े टाइकून हैं। अच्छा, हाँ, देखें बात सुने, मैं एक बात कर रहा हूँ, वैसे ये हमारे इधर बड़े वो अपने अलीम खान साहब भी पहुँच जाएंगे, वो भी आजकल रियल इस्टेट में, और माफ़ कीजिएगा ये सारे चैनल बंद हो जाएंगे, लोग उधर चले जाएंगे, इधर से इन्वेस्टमेंट लेके और प्लाट खरीदेंगे और घर बनाएंगे। वो सरकार बना रही है, वो माफिया नहीं बना करेगी ना सरकार, वो माफिया नहीं बना नहीं आउटसोर्स भी तो करेगी ना सरकार, अपने लोगों को पहले फैसिलिटेट देखो उसने करेंगे। किया क्या, वो PDVSA से उनकी जो आयल बहुत ज़्यादा वहाँ पे, उसने आयल में से मल्टीनेशनल कंपनियों के जो खाबे थे, अच्छा तेल तो इधर उनको फारग किया, खाबे ने कहा। अच्छा यार आप बोलीविया की मिसाल क्यों नहीं लेते, दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, वहाँ कू भी करवाया अमेरिका ने, आपको पता है कू करवाया, और उस कू के बाद दोबारा फिर वो इलेक्शन अर्जेंटीना में बैठ के उसने इलेक्शन लड़ा दोबारा, तो दोबारा वो वापस आया। और वहाँ पे गुर्बत, IMF का ये पेपर है कि दुनिया में सबसे तेजी से गुर्बत अगर खत्म हुई है तो वो बोलीविया में हुई है, जो एवो मोरालेस ने की थी। यानी कि किसी और मुल्क में बैठ के आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसका बंदा था ना, उसका जो था ना अपना वजीर खजाना, वो लड़ा और वो 60% से ज़्यादा वोट उसने दिए। बिल्कुल। अच्छा एक हमें डिस्कशन ज़ाहिर है बड़ी दिलचस्प है, इस वक्त हम पाकिस्तान दुनिया की डिस्कशन उसमें शामिल है कि कहाँ मुल्कों ने अपने लोगों के लिए क्या क्या किया, किस तरीके से गुर्बत का मुकाबला किया। एक छोटा सा वक्फा और गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सईद काजी हमारे साथ हैं और लाहौर से आए हैं, पंजाब का दिल है लाहौर। तो इनसे पूछते हैं कि पंजाब इस सारी सूरत हाल में क्या सोच रहा है, किस तरफ जाएगा। काजी साहब, नून लीग पंजाब में शहबाज शरीफ साहब भी बड़े दिन बैठे रहे और जरदारी साहब भी आए और बैठे रहे पंजाब में, फिर वो अभी तो अपने उनकी कुछ आँखें ख़राब हैं उसके लिए वो गए हैं बाहर। तो क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब पंजाब में कोई बड़ा नून लीग को सेटबैक? देखिए, जो एक बेसिकली ये सियासत थी इनकी, ये नज़रियाती सियासत से शुरू होकर इलेक्टेबिलिटी की सियासत पे आ गई थी। अब इलेक्टेबिलिटी का फैक्टर कितना है या कितना नहीं है, इस पर सवालिया निशान आ गया, ठीक है। और फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान जो पार्टी बनी है, अभी मुझे जो खबर मिली है कि वो जो लंदन गए हैं तो वहाँ भी कोई आपस में, अब देखें ना, जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है उसे क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता, लेकिन पंजाब में एक और क्लेमेंट तो आ गया ना इक़्तिदार का। पहले जरदारी साहब थे, मुस्लिम लीग नून रवायती पार्टी है, अब ये भी इकट्ठे होकर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, इसके बारे में हर चंद मुस्लिम लीग नून ने यही कहा है कि हम इनके साथ इलेक्टरल अलायंस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो पिंच ऑफ साल्ट। ये पाकिस्तान को इस्तेकाम कैसे देंगे? देखिए ये नाम कैसे रख लिया इस्तेकाम है पाकिस्तान। वो एक और कलीम साहब हैं, उन्होंने नोटिस भेज दिया, उन्होंने कहा ये तो मेरा नाम है।
नहीं आपने चुरा लिया वो कहते हैं वो उनसे देखें, वो डिक्लेरेशन जो है वो बिकते और ख़रीदे जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखें तो इसका मतलब है कि आगाज़ ही खरीदो फरोख्त से हुआ ना। नहीं देखिए, ये तो मतलब है कोई कारोबार तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन समी साहब कम अज़ कम माशी तौर पर बड़े मुस्तहकम लोग हैं जो इस पार्टी में हैं, तो इस हवाले से अगर देखें तो एक मतलब है, आप कह सकते हैं इस्तेहकाम, यानी जो माशी तौर पर मुस्तहकम लोग हैं उन्होंने अपने आप को इस्तेहकाम देने के लिए एक सियासी गाड़ी का इंतखाब किया। मुझे बड़ा सिंबॉलिक लगता है समी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या सिंबॉलिक है? बस सिंबॉलिक है, वक्त बताएगा आने वाले दिनों में यही लोग होंगे, मेन लोग होंगे जो ड्राइव करेंगे। क्या कह रही है? जो चीज़ें ड्राइव करेंगे नहीं है इनकी बताने की। नहीं, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। ये ख्याल ये है कि ये जो मुझे लगता है कि जो अगले मंजरनामे तश्कील पाएंगे ना, उसमें शायद पिछले मंजरों की मुदाखलत कम हुआ। हाँ, यही बात है। आने वाले जो दिन होंगे ना, उनमें पिछले ये जो चल रहा है, एक टग ऑफ वार चल रहा है उसमें, लेकिन अच्छा देखिए टग ऑफ वार भी चल रहा है, लेकिन एक बात तो आप इससे एग्री करेंगे कि ऐसी सूरत हाल को हैंडल करने में जरदारी साहब जो हैं वो शरीफ ख़ानदान से बहुत बेहतर है। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की जो एक सबसे बड़ी मुझे खूबी अच्छी नज़र आती है कि जब भी पावर में आए हैं तो हमने ये देखा है कि वो एक यानी सब कुछ उन्होंने खाया पिया बड़ी ईमानदारी से, सब में बराबर तकसीम किया। ये मैं बता दूंगा, तो नहीं कह सकता ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। शरीफों ने दिया ही नहीं किसी को कुछ। लेकिन मैंने एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि किसी ने कहा था हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, मैं कह रहा हूँ पेरिस भेज दो, पेरिस में लाहौर बना देंगे। तो मतलब इस तरह से मैं इस महाज पे तो ये बुरी तरह पिटे हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ PSDP है ये, या जिसे आप डेवलपमेंट फंड कहते हैं। मैंने एक ठेकेदार को पब्लिक सेक्टर वो मैंने एक ठेकेदार जो बहुत बड़े ठेकेदार थे, मेरे एक दोस्त थे ब्यूरोक्रेट, उनके तवसुत से हमें भी उनसे मुलाकात का मौका मिल गया। तो मैंने कहा हुजूर ये मुझे बताएं कि 100 रुपया है, 100 रुपया सेंक्शन हुआ है, तो वो ज़मीन पे कितना खर्च होता है? कहने लगे यार 30 रुपये तो देने पैंदे ने ना 100। तो मैं पिछले बच्चे 70, तो जनाब ने भी तो 40% खाने, तो अब 20 से 30% अगर ज़मीन पर लग जाए तो उस मुल्क की। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अब 15 साल में हम बड़े कहते थे जी मार्शल्लाह था, उसने हमने कहा हम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, फिर एकदम से औलख सब आ गए, तो जब फिर हम कर रहे थे फिर परवेज़ मुशर्रफ सब आ गए, चलें भाई बड़ा बुरा हुआ। अब तो ये 15वां साल ख़त्म हो रहा है और यार फिर आप ब्लेम करते हो, वो मैनू आके कुटदा है और तुसी कौन हो, तुसी क्यों नहीं अपने कुश्ते खाए कि तुहानू कोई कुट ना सके। और वो कुश्ते क्या थे? अगर कुश्ता डिलीवर कुश्ता थोड़ा कच्चा होना तो गुर्दों पे असर करता है, मर जाता है बंदा। तो कुश्ते तो वो नहीं खा सकते। वो मैं आप सियासी कुश्ते की बात, आप कुश्ते नाहक की बात करें, मैं और बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इफ द पॉलिटिकल एलीट डिलीवर्स फॉर द मैसेस, फिर उन्हें कोई ख़तरा नहीं होता। दे ओनली बिकम वल्नरेबल। और फिर इनकी हालत देखो, मैं कल से भी कह रहा हूँ कि मैंने कुट पै रही है तो समी साहब खुश हो रहे हैं, फिर मैंने थोड़ा देर रिलीफ मिले समी साहब ने कुट पैनी क्योंकि मैं खुश हो गया। ये क्या है? या आप जो सिविलियन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, देखो ना, गोरा बहादुर ने जो स्टेट बनाई थी वो बड़ा चालाक था। उसने उसके 3 पिलर बनाए थे, एग्जेक्टिव बनाई थी, पार्लियामेंट बनाई थी, अदलिया बनाई थी। वो अपनी टांगा तोड़न दे हो तो फिर आप कैसे मजबूत हो गए? समी साहब आप गोरे की फैम पे तो ना जाए ना, उसने पिछले 2 सेंचुरियों से पूरी दुनिया पे इक़्तिदार कर रहा है और इसी स्टेट स्ट्रक्चर के जरिए कर रहा है। ठीक है, कल पकड़ के उन्होंने ट्रंप साहब को सिंबॉलिकली अंदर करके बताया ना कि नो वी आर, ऑल दो ही इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। मेरे जितने जानने वाले हैं इवन पाकिस्तानी, वो कहते हैं सीधे ट्रंप नहीं वोट दें। आई डोंट नो, आप ज़्यादा पता होगा, आप वहाँ जाते हैं। बड़ा पॉपुलर है और नंबर्स में बहुत आगे, लेकिन बहरहाल उसकी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसको इलेक्शन लड़ने पर, अगरचे उन्हें उसको इंडाइट किया उन्होंने, लेकिन उसके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं लगाई, नंबर 1। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो जज है वो अपॉइंटी है ट्रंप का, लेकिन वहाँ पर किसी ने जाके ये नहीं कहा कि आप बेंच से लहदा हो जाएं, आप जज साहब मैं आपसे बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। CNN एक चैनल है जो ट्रंप का मुखालिफ है, तो उसके कुछ एंकर्स जो हैं वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा रौला डालने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक की तरफ से ये डिमांड नहीं आई कि जज साहब आप पीछे हट जाएँ। अच्छा, फिर अब साबिक सदर हैं वो, उनका कोई मग शॉट नहीं लिया गया, वो जो फट्टी सामने लगा के ना यूँ मुँह करके ना, सिर्फ उनको फिंगरप्रिंट किया गया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप चले जाएं। अच्छा, अब फिर उसके बाद लेकिन एक चीज़ और भी है वहाँ पर, मीडिया जो है, क्योंकि इससे पहले ट्विटर ने ट्रंप के जो ट्वीट्स थे उसका अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया था,
तो अभी जो अमेरिकन मीडिया है उसमें, जिसमें CNN है, मतलब डिवाइड हो गया। वो जो एंटी ट्रम्प मीडिया था उन्होंने कहा जी हम खुद से फैसला कर लिया कि हम ट्रम्प के नहीं दिखाएंगे बयान, इसके बयान बड़े एंटी स्टेट होते हैं और ये सब कुछ होता है। तो जो अगर हम अमेरिकन जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए उसमें बड़े लेसन हैं एक्चुअली। लेकिन हमारे यहाँ जो आपने बात कही ना कि जब एक पार्टी को कुट लगती है तो दूसरी पार्टी खुश होती है, और जब दूसरी को लगती है तो पहली पार्टी बहुत खुश हो रही होती है कि ये कुट लग रही है। तो हमें अगर एक हम उसके बेंचमार्क बना लें जिसमें कम से कम चीज़ों पर अगर एग्रीमेंट कर लिया करें, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी शायद वो कोई प्रोसेस। सभी साहब एक नया प्रिसेप्ट, एक नई कहानी आई है जिसे कहते हैं 3 M's। ये इंडिया में भी इस पर बड़ी बात हुई। मनी, मीडिया एंड मसल। आपको पता होगा कि तकरीबन सारा मीडिया इस वक्त इंडिया में मोदी के जो फ्रंट मैन उन्होंने खरीद लिया। शाहरुख खान के बच्चे को अंदर करके फिल्म इंडस्ट्री को ये बता दिया गया है कि अब आप जो फिल्में बनाएं, वो जो फिल्में बनाएंगे वो एंटी पाकिस्तान बनाएंगे, हमारी एजेंसियों के खिलाफ बनाएंगे। और आपको पता कि शाहरुख खान जैसा बंदा भी तंदुरुस्त हो गया जब उसके बच्चे को छोटी सी, चले छोटी हो अफाका हुआ, बड़ा अफाका हो गया, और माशाल्लाह वो जो सारी बीमारी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन बात मैं ये कर रहा था कि जो हम एक मैं आपको बात बता दूँ, पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी क्राइसिस में, और अमेरिका में भी है। अमेरिका में खौफनाक इन्फ्लेशन, जिसकी वजह 6-7-8 ट्रिलियन डॉलर के जो नोट छापे हैं उन्होंने, और वो जो उन्होंने लोगों में भी बांटे हैं और ऊपर भी दिए हैं, ज़्यादा ऊपर दिए हैं, कम नीचे बांटे हैं। लिबरल डेमोक्रेसी इस वक्त ख़तरे में है दुनिया। और मैंने शायद हुसैन सैयद को मैंने एक इंटरव्यू किया, मैंने कहा सर ये बारबरा वाल्टर की किताब आई है कि अमेरिका में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो सिविल वार के लिए होने चाहिए। ये बारबरा वाल्टर की किताब, उसमें उसने मुझे बड़ी अच्छी, शायद साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी, उनका यार देखो मैं आपको एक स्टडी देता हूँ कि आज से कोई 40-50 या 100 साल पहले जो रिपब्लिकन थे, हम उनसे पूछते थे कि भाई क्या आप किसी ऐसी जगह भी शादी कर सकते हैं जो कि डेमोक्रेट हो, तो 5-10% लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हम तो रिपब्लिकन से शादी भी नहीं, तलक कहते हैं। अब इट इज़ मोर देन 90% जो पोलराइजेशन अमेरिका में हो चुकी है, और उसकी इंतहाई माशी वजूहत है। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, इसको किसने मारा? हमको क्या था वो गुलाम अली साहब का, इसको माल ने मारा। जब 2 नंबर माल कहीं घुस जाता है ना समी साहब, वो बेड़े घर का, तो जो मज़े बड़े आते हैं, आप यॉट ख़रीद सकते हैं, आप बड़े बड़े अच्छी यानी पर्सनल आपको बड़ी माशाल्लाह खुशियाँ मिल सकती हैं, मगर जो वो इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो अब पार्टियाँ हैं। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी कितनी अच्छी पार्टी थी, एक नज़रियाती पार्टी थी। वो मेरे साथ बैठे थे फरीद पराजा साहब, तो मैंने उन्हें एक शेर सुनाया कि फरीद पराजा साहब, दुश्मन गए तो कश्मकश दोस्ती गई, दुश्मन गए कि दोस्त हमारे चले गए। तो आपका एक नज़रिया था, एक हमारा नज़रिया था, तुसी भी स्कूल खोल ले, असल में नौकरियाँ कर ली हैं तो फारग हो गया। अच्छा, इधर हमारे यहाँ तो सारे, मैंने पराजा साहब को नहीं कहा कि उन्होंने स्कूल खोल लिए, मैंने ये कहा कि आप कारोबार में चले गए। हमारे यहाँ तो सारे जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उन्होंने सारे चैनल ख़रीद लिए हैं, उधर मोदी के यारों ने ख़रीद लिए हैं, इधर सारे वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है उन्होंने चैनल तो सारे बिक गए हैं। ये तो क्या आप क्या समझते हैं, वो मतलब कोई सब्जियां खरीदें, सलाद खरीदें, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी तो है ना इस तरह की चीज़ें, अब तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट आई गेस। चलें यार, कोई बात तो हो रही है ना। नहीं, उसके बाद फिर स्कूल, उसके बाद बहुत सारे चैनल जिन्होंने ख़रीदे उनके स्कूल हैं। अच्छा, मैं कोई उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, सरकार ने लाइसेंस दिए हैं, उन्होंने कीमत भरी है और ले ली हैं, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ कि उसकी वजह से आपके जो पब्लिक सेक्टर में जो स्कूल थे, जो पब्लिक स्कूल थे आपके, वो तो स्क्वीज़ हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब तो घरों में स्कूल खुले हुए हैं और 40-40 हज़ार रुपये फ़ीस है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, और फीस के अलावा जो कुछ वो मांगते हैं, बिल्कुल ऐसे है, पता नहीं फलां चीज़ के लिए इतने पैसे ले, और फलां चीज़ के लिए, वो जो रेसिपी है स्कूलों की, उसमें रिज़्क़े हलाल जो है वो शजरे ममनुआ बनता जा रहा है। देखिए, ये जो जब से लहमुल हराम जो है वो उसके वो ये तो अल्लाह ताला ने फैसला करना, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर 2 इसके लिए इस तरह मैंने खिदमत में पेश करता हूँ, एक तालीम फरोशी और एक सेहत फरोशी। ये एक आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की गालबन 38D है, जिसमें ये रियासत और उसको उन्होंने ये आइन की बड़ी दिलचस्प बात कि जिसमें मेरे, आपके और अलीना के राइट्स लिखे हुए हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिख दी है, वो सस्पेंडेड है।
दैट पार्ट ऑफ द आइन इज बीइंग हेल्ड इन अबेयंस। हाँ, हमें ये है कि ये आपके हुक्मरान होंगे, इनको आपने टैक्स देना है, ठीक है, ये आपको मतलब वो सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अब अगली सियासत अगर कोई होगी या बनेगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई जगह हो, वहाँ पे देखें ना, इधर उन्होंने बर्नी सैंडर को लम्हा पा लिया, वैसे खुद उसकी अपनी भी गलतियाँ थी। उधर जर्मी कॉर्बन साहब जो हैं वो दरमियान की पोजीशन ले रहे थे, अब दरमियान की पोजीशन चलेगी नहीं, एक टिकट पे 2 शो नहीं चल सकते। बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक टिकट पे 2 शो नहीं चल सकते, और जो दरमियान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो पोजीशन है, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। तो फिर क्या करें हम, और हमारा मुस्तकबिल क्या है? हमें भी कोई जो स्टेटस को है, इसको कोई हम तोड़ सकेंगे? क्या करेंगे? एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेटस को है हमारे यहाँ भी पिछले 75 ईयर्स से लोग एक तरह से ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, माशी ग़ुलामी है। क्या हम कभी इसको तोड़ सकेंगे? सईद काजी, व्हाट डू यू से? देखो यार, मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं बड़ा इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हूँ। बर्टन रसल ने एक बात लिखी थी कि अगर हज़रत आदम के ज़माने के किसी इंसान को कब्र से निकालने की हमें कुदरत अल्लाह ताला दे दे, और उससे पूछें कि ये दुनिया वही थी जो तुम छोड़ के गए थे, कहानी वहाँ से यहाँ तक आई है तो यहाँ रुकेगी नहीं। आपकी हमारी ज़िंदगियाँ एक सिक्लिकल होती है, 60 70 80 साल हम आते जाते रहते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतनी टाइम अलाट किया है, मगर वक्त बदलते हैं और वक्त आगे बढ़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि 1990 के बाद से हम एक कह सकते हैं कि काउंटर रेवोल्यूशन का पीरियड था, 1989 से लेकर वो काउंटर रेवोल्यूशन चला तकरीबन 2008 में रिसेशन आया पहला, और मैं टेड ग्रांट के साथ बैठ के बार्सिलोना में डिनर कर रहा था। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, 1996 की बात है। मैंने कहा कि यार वो तो सोवियत यूनियन तो बर्बाद हो गया। तो उसने कहा कि अब ये जो सरमायादारी का स्ट्रक्चर है, इसकी शिकस्त और रेख तेज़ हो जाएगी। उसकी वजह से ये भी था। और हम आज 30-40 साल बाद देखते हैं कि जो ट्रिकल डाउन कोई नहीं हुआ, न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट के आपको टुकड़े बिखरे हुए नज़र आते हैं। सिवाय नोट छापने के इनके पास कोई काम नहीं। अमेरिका बहादुर ने 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर के नोट छापे हैं 2020 के सेशन को ख़त्म करने के लिए। मगर बात क्या है, आप नोट छाप सकते हैं, स्कूल नहीं छाप सकते, अस्पताल नहीं छाप सकते, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ काजी, सवाल ये है कि दे आर ऑल गेटिंग अवे विद दैट। कितने साल हो गए, डेकेड्स हैव बीन पास, दे आर गेटिंग। देख बात ये है कि आप अमेरिका में रहे हैं। अमेरिका में 1970 तक उस तक एक ऐसी रैली जिसे आप अमेरिकन ड्रीम कहते थे, वो पूरा हो भी जाता था, लोग बने हैं वहाँ पे। हाँ। अब वो कहानी नहीं है। अब अमेरिका में मैं बात करूँ ना, तो मैं उस ज़माने में जब गए थे तो $5000 वॉज अ लॉट ऑफ मनी टू लिव। नहीं, अब तो कुछ नहीं। अब तो 5000। मैं कल किराया पढ़ रहा था, एवरेज किराया न्यूयॉर्क का मैं पढ़ रहा था $3,000-3,500। तो फ्लैट का किराया, वन बेडरूम और स्टूडियो का किराया। तो अब ये और ये भी जो न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मैनहट्टन में अच्छा, जो अगर आपको डाउनटाउन में आपने लेना तो $8,000 से $10,000 है। अब बताएं। तो मेरे ख्याल में बात ये है कि अब इस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, देयर इज़ अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट, जिसकी एक निशानी बर्नी सैंडर है। और कुछ वो लड़कियां भी 2 आई हैं जो मुसलमान वहाँ की इलेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बुरान आगे, पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ अमेरिका में। आपको पता है कि रेलवेज़ की हड़ताल हुई, खुद जाके बाइडन मिला ट्रेड यूनियन से, और उन्होंने पैसे ऑफर किए, उन्होंने इनकार कर दी। फिर उन्होंने लेजिस्लेशन की कि आप स्ट्राइक पे ही नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से बरतानिया में अगर आप इस वक्त तहरीक को देखें, आपको पता है नर्सेज जो हैं, 40,000 नर्सों ने नौकरी छोड़ दी, कितने पैसों में काम नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी जो लोग हैं वो तो ना जलसों पे जा सकते हैं, ना स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन एक तबका है जो जलसे कर रहा है। कभी शुजाबाद में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। आपकी बड़ी नज़र है उनकी जलसों। तो जलसा हो रहा है तो उसमें आपने कौन सी इतनी बड़ी टर्नआउट देख ली है? नहीं, है तो जलसी। ये तो आप बोल रहे हैं ना, आप उनसे तो पूछें। नहीं, है तो जलसी वो। वैसे उनसे तो पूछें। नहीं, वो तो जो कहते रहे नजर आता है, वो तो टोटल फ्लॉप है, नाकाम है, उसमें तो वो पटवारी सारे इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, हम बरतानिया की मिसाल ले लेते हैं कि ऊपर दोनों पार्टियाँ एक हो गई हैं, लेबर भी वही है, बल्कि जो ये बड़ा खूबसूरत नाम है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को कहते हैं रिपब्लिक्रेट्स। हाँ, रिपब्लिक्रेट्स, ठीक है ना। वो कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी पार्टी है अमेरिका में जिसके 2 विंग हैं। तो बात यह है कि अब अमेरिका में ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि एक अवामी या लेबर की पार्टी भी होनी चाहिए,
ठीक है। इधर लेबर पार्टी ने जो इसके क्या कहते हैं उसका, टोनी ब्लेयर जिसे कहते हैं, टोनी ब्लेयर को कहते हैं, टोनी ब्लेयर जिसने झूठ बोल के इराक की जंग की थी। तो मेरे ख्याल में अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड को देखें तो उसमें एक अवामी पार्टी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, और मेरे ख्याल में तारीख आगे बढ़ती है, कभी कभी रुक जाती है। यहाँ पे अवामी पार्टी थी ना, उसके साथ क्या हुआ है? आप कह रहे थे ना चॉइस तो एक ही होनी चाहिए, दो चॉइसेस पे आप नहीं चल सकते। कौन सी अवामी पार्टी थी? कोई अवामी पार्टी थी, तहरीक इंसाफ तो मौजूद है ना। तहरीक इंसाफ मेरा इस पे इख्तिलाफ है थोड़ा, मैं बताऊँ, मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ की पार्टी में इधर बैठे हुए थे रज़ाक दाऊद साहब, ठीक है, वो उनका वहाँ से क्या लेना देना था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बहुत सी बातें कोट करता हूँ, उन्होंने कहा जी कि ये हमें बड़ा सोशलिज्म ने तबाह कर दिया। मैं कहा सर अपना कोई टीचर बदलें, यहाँ तो आया ही नहीं है, जो चीज़ यहाँ आई नहीं उसने आपको तबाह कैसे कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको मैं एक बात बताऊँ, इसकी ट्रेजिडी क्या हुई, तीनों पार्टियों का मंशूर एक था, अधे सेठ इधर बैठे थे, नदे इधर बैठे थे, नदे उधर बैठे थे, और वेल्थ फार्मेशन करें, सब कहानी थी। और मैंने तो उनके मुंह पे बात की। मुझे एक बात बताएं कि मैं अपना निजी कारोबार कर रहा हूँ और साथ में वज़ीर ख़जाना भी हूँ, तो मैं इस मुल्क की मैशत को देखूँगा या मैं, बहुत सी मेरे पास इंस्टेंसेस हैं मैं जो बयान करता, और अब करना अच्छा नहीं लगता जब लोग मातूब हों। तो उस वक्त बात मैंने उस वक्त बात की थी सामने बैठ के, और वो लोग भी सामने बैठे हुए थे जो वजीर थे। मैंने कहा ये मैशत ठीक करेंगे इस खौफनाक कैद में, ये अपनी मैशत ही ठीक करें। बहरहाल इसलिए अवामी पार्टी कोई नहीं थी, माफ़ी चाहता। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन सईद काजी यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा कि अवामी पार्टी वही होती है जिसके साथ अवाम होती है। तो लोग जो जिस पार्टी के साथ थे, या अब जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। एक फिक्रा कहता हूँ जी, लोग बड़े धोखे खा लेते हैं। अवामी पार्टी वो होती है जिसका मंशूर अवामी हो, और वो पहली और आखिरी दफ़ा 1970 में भुट्टो का मंशूर था, और उस मंशूर को अब खोलना भी पसंद नहीं करती पीपल्स पार्टी। मंशूर था वो जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में ये जो मलकीती रिश्ते हैं ये तोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, उसमें पीपल्स पार्टी जो है ना सिर्फ उन्होंने उसके मंशूर को बंद किया, लेकिन हमने ये देखा कि वो जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उस पर पीपल्स पार्टी खुद ही वो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करती रही कि जो पार्टी बनाने के जो उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल थे उन्होंने उसी को बुला दिया। लेकिन बहरहाल अवामी जो पार्टी है वो मैं तो यही समझता हूँ जिसको लोग पसंद करें, और पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग स्टेटस को के ख़िलाफ़ हैं, जो भी पार्टी स्टेटस को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी है, लोग उसके साथ रहे हैं। और वैसे अवामी पार्टी के साथ हमेशा जो सलूक किया गया है, स्टेटस को की क़ुव्वतों ने जो किया है, वो बड़ा अजीब व गरीब सलूक हुआ है। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर और हम सब पर रहमत करे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।